नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। आज हम चर्चा करने वाले हैं रावण संहिता के आधार पर एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे, उसके सभी मूलभूत वस्तुओं पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहली कुंडली जो आज हम चर्चा करेंगे वो जन्म तिथि है 21 अगस्त 1988 की। जन्म समय है सुबह 4:35, स्थान डाल्टनगंज, झारखंड। ये एक क्लाइंट की कुंडली है जिसका मैंने विश्लेषण किया है। नाम नहीं बता सकता, लेकिन इस कुंडली के एक विश्लेषण कैसा जीवन होगा इस पर एक चर्चा करते हैं रावण संहिता के हिसाब से, और थोड़ी सी और जो हमने शिक्षा प्राप्त की है उसके हिसाब से। चलिए जानते हैं। इस लगन में 4 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात कि कर्क राशि हुआ, और इनका जन्म जो चंद्रमा है वो 8 नंबर में लिखा हुआ है, वहाँ बैठा हुआ है। मतलब कि अगर आप लगन से गिनेंगे तो 4, 5, 6, 7, 8, मतलब कि 5वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, और चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में बैठा हुआ है। अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है, तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में, जिसके नक्षत्र में बैठा होता है उसी से उनका दशा स्टार्ट होता है, दशा प्रारंभ होता है। तो इनका जन्म शनि के दशा में हुआ था, और उस समय उसी दिन आपको पता हो तो 21 अगस्त 1988 को भूकंप आया था झारखंड और बिहार में। वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको हर एक बारीक पहलू समझ में आएगा। पहले हम एक ब्लैंक चार्ट की तरह इसको ट्रीट करते हैं, ब्लैंक चार्ट की तरह पढ़ने का कोशिश करते हैं कि यह कर्क लगन अगर आपका है तो क्या बताने की कोशिश की जा रही है, आपका जीवन कैसा होने वाला है। कर्क लगन जो कि चौथे काल पुरुष की चौथी राशि है, तो यह हृदय से सोचने वाला, भावनाओं से सोचने वाला यह राशि होता है। थुलथुला शरीर होता है कर्क राशि की। कर्क का जो प्रतीक चिन्ह है वह कर्कट है, यानी कर्क है, जिसे कैंसर भी कहा जाता है। वो किसी भी चीज़ को पकड़ लेने की, जकड़ लेने की क्षमता रखता है। तो इस लगन के लोग जो होते हैं किसी भी चीज़ को पकड़ लेते हैं, उसे जकड़ के रखने की क्षमता होती है। हृदय से कोई भी चीज़ को ये हृदय से पहले सोचते हैं, भावुकता से सोचते हैं, इसीलिए अधिकतर जगह ये ठगे जाते हैं। प्रारंभिक जीवन तो इनका ठगने में, मतलब ठगाते ही हैं, बाद में इन्हें धीरे धीरे बातें समझ में आती हैं, लेकिन प्रायः जीवन में ये कोमल होते हैं, कोमल स्वभाव के होते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए स्वयं तत्पर हो जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो लगन है इसका स्वामी होता है, स्वामी ग्रह होता है, तो जलीय स्वभाव होता है। तो ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी अनुसार ढल जाते हैं। मतलब कि ये इन सामने वाले से जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हैं, ये सामने वाला इन्हें जल्दी इफ़ेक्ट अपने वश में करने की क्षमता रखता है। इसीलिए ये कभी कभी दूसरे की बातों में आकर बहकावे में भी आ जाते हैं। अगर आप देखेंगे कर्क राशि, तो यहाँ पर कर्क जो सूर्य से हम चलते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो दूसरा भाव जो इसको मिला है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, सिंह राशि हुआ, तो वहाँ का स्वामी सूर्य जो है अपने ही घर में बैठा है। तो अपने घर में बैठने से क्या होगा कि पैतृक संपत्ति, अचल संपत्ति काफ़ी खूब देगा इस जातक को। अचल संपत्ति देगा, साथ ही साथ नौकर और पशुओं से युक्त बनाएगा। हालांकि कभी कभी मुख का रोगी देगा, क्योंकि द्वितीय भाव से हम परिवार भी देखते हैं, कुटुंब भी देखते हैं। तो ये इनका विवाह हो चुका है, तो ये जहाँ जन्म ली थी वहाँ भी इनको एक बड़ा परिवार मिला था, और जहाँ ये गई वहाँ भी इन्हें एक संयुक्त परिवार मिला। लेकिन चूँकि सूर्य जहाँ बैठता है उस चीज़ को जलाता है, उस चीज़ में खटपट उत्पन्न करता है, इसीलिए जहाँ इनका जन्म हुआ वहाँ भी थोड़ी समस्याएं बनी रहीं, और जहाँ इनका विवाह हुआ वहाँ भी इनका जीवन थोड़ा कष्टमय या फिर खटपट पूरे जीवन में अभी तक बना हुआ है। सुख तो पूरा होता है अगर द्वितीय भाव में सूर्य बैठता है तो सुख पूरा मिलता है, लेकिन ऐश्वर्य नहीं मिल पाता, अर्थात अपमान भी जगह जगह पर होना पड़ता है। कभी कभी चोरी का भी भय रहता है। एक समृद्ध कुटुंब का निर्माण ये लोग करना चाहते हैं, क्योंकि सूर्य पूरे प्रजा या फिर एक समाज को साथ लेकर चलने वाला, समाज पर नियंत्रण करने की सोच देता है। तो समाज में ऐसे व्यक्ति सम्मानित होते हैं। हालांकि इनके जीवन में कुछ हानिकारक समय भी आते हैं जिन्हें ये सामना करना पड़ता है। इन्हें कठोर कष्टों का सामना भी नहीं करना पड़ता है, और दुख का सामना ये लोग बड़ी दृढ़ता के साथ और धैर्य के साथ ये लोग सामना कर लेते हैं। हालांकि दूसरे भाव में, अपने ही भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत है।
लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बाद भी ये प्रायः अक्सर मतलब जब भी हमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि पैसों की कमी है। तो आखिरकार जो कैश क्रंच की जो दिक्कत होती है वो किस ग्रह से होती है वो भी अभी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, सूर्य के बाद हम चंद्रमा की चर्चा करते हैं। चंद्रमा अपने से पंचम में गया है, अर्थात लगन पंचम में चला गया है, ये शुभ माना जाता है। चंद्रमा पंचम में चला गया है और चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में भी है। अनुराधा नक्षत्र अर्थात पुनः पुनः राधा, मतलब बार बार शुभ होना। मैंने नक्षत्रों की सीरीज में अनुराधा नक्षत्र का वीडियो डाला है, आप ज़रूर देखिएगा। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने के कारण शुभत्व तो इनके जीवन में आया, भाग्यशाली हैं ये, जहाँ पे जाती हैं वो इनका भाग्य साथ देता है काफ़ी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यह काल पुरुष की 8वीं राशि में गई है, 8वीं राशि में चंद्रमा गया है। तो यहाँ पर अकस्मात हानि, अकस्मात समस्याएं भी इनके साथ बनी रहती हैं हमेशा। और गुप्त विद्याओं के प्रति भी इन्हें काफ़ी रुचि है। किसी भी चीज़ को, चूँकि चंद्रमा चला गया है तो गुप्तता नहीं रह पाएगा, गुप्तता लाने में थोड़ी असमर्थता होगी। गुप्त विद्याओं का ज्ञान इन्हें अगर सीखना चाहें तो इन्हें आसानी से हो जाएगा। विद्या, अन्न, वस्त्र का संग्रह करने वाला होता है वैसा व्यक्ति। देखिए यहाँ पर चंद्रमा चूँकि पंचम भाव में बैठा है तो उसमें कहा जाता है रावण संहिता के हिसाब से कि बहुपुत्र होगा, बहुत पुत्रों का योग है। लेकिन इन्हें सिर्फ एक ही पुत्र है। कारण इसका देखिएगा तो सामने जो पंचम के सामने जो एकादश भाव में गुरु बैठा है, तो गुरु यहाँ पर अल्प पुत्र की योग बना देता है। तो ये दोनों योग बने, एक गुरु जो है अल्प पुत्र का योग बना दिया और चंद्रमा जो है बहुपुत्र का योग बना दिया। तो यहाँ पर जो भारी पड़ा वो गुरु भारी पड़ा और अल्प पुत्र का योग बनाया। इनके एक पुत्र और एक पुत्री हैं। हालांकि इन लोग को सुशील मित्र से युक्त, तेजस्वी और बुद्धिमान होते हैं। हालांकि चंद्रमा अगर पंचम भाव में बैठता है तो शारीरिक कमजोरी बनी रहती है, मन अशांत और परेशान रहता है। विद्या और संतान दोनों से प्रारंभ में इन्हें दिक्कत होता है, परंतु बाद में सफलता मिलती है जो जिनके साथ बीता। व्यक्ति गुप्त तरीके से काम कार्य निकालने में सफल होता है क्योंकि यह काल पुरुष की 8वीं राशि में बैठी हुई है, पंचम भाव में। अब आइए चर्चा करते हैं मंगल का। मंगल जो है आपका 9वें भाव में बैठा हुआ है, मीन राशि में। तो यहाँ पर कार्यों में, चूँकि मंगल जो होता है अग्नि का कारक होता है और वो चला गया जल तत्वीय राशि में, जलीय राशि में, तो वहाँ पर अपना तेज खो देता है। वो अपना जो संपूर्ण ताकत से जो फल देना चाहिए था उस चीज़ को खो देता है। वो हिंसक, कभी कभी व्यक्ति द्वेष हो जाता है दूसरे से, ईर्ष्या कभी कभी होने लगती है। हिंसक, धर्महीन, मंगल जो है यहाँ पर धर्महीन बनाता है। लेकिन ये जातिका जो है धर्म को प्रति काफ़ी आस्थावान रहती हैं। उसको वो कौन सा ग्रह कर रहा है ये देखना आपके लिए, मैं आगे बताऊँगा। आप सोचिए क्यों, कौन सा ग्रह वैसा करता है। राजा से संभव पाने वाले, उससे मदद पाने वाले ये लोग होते हैं। पिता अथवा ये पिता तुल्य किसी भी व्यक्ति का इन्हें सहयोग मिलता है। विद्या, बुद्धि, संतान पक्ष से भी इन्हें लाभ मिलता है क्योंकि संतान का स्वामी होकर मंगल जो है भाग्य भाव में गया है, तो संतान से भाग्योत्पत्ति होगा, इनका भाग्य बढ़ेगा। बुद्धि से धनोपार्जन भी हो जाएगा और अन्न पान कभी कमी नहीं होने वाली है। अगर आप देखेंगे कि 10वें भाव का स्वामी भी मंगल यहाँ पर है और मंगल लाभ भाव में बैठा है, तो 10वें से वो 12वें चला गया, इसीलिए कर्म क्षेत्र में हमेशा कष्ट लाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि 10वें का मालिक भाग्य भाव में गया है तो 10वें का तो वृद्धि होना चाहिए, लेकिन आप ये भी देखिए कि 10वें का मालिक अपने से 12वें गया है, अर्थात अपने से अपने को खर्चा कर दे रहा है। मतलब कि जो कर्म क्षेत्र है, जो व्यवसाय क्षेत्र है, वो काफ़ी कष्टकर होगा या फिर काफ़ी संघर्षमय वाली स्थिति होगी। जीवन स्तर उच्च बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना होगा। हालांकि पौरुषत्व में बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहाँ से एक चीज़ देखिए कि मंगल जो है अपने शत्रु राशि को देख रहा है 3रे भाव में, मतलब कि भाई बहनों से इन्हें नहीं लगाव रहेगा। भाई बहनों से इन्हें पटपटाव जितना वो होता है वो नहीं होता है। हालांकि उम्र लंबी होती है और पुरानी वस्तुओं से हानि होगी। अब गुरु का देखिएगा तो गुरु यहाँ पर एकादश स्थान में बैठा है, शुक्र के राशि वृष में। जो गुरु है वो 6ठे भाव का और 9वें भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में बैठा है। तो गुरु जिस भी ग्रह का स्वामी, जिस भी भाव का स्वामी एकादश में बैठता है तो उस चीज़ की बढ़ोतरी कर देता है। तो शत्रु भाव का स्वामी गुरु है तो इनके शत्रुओं में बढ़ोतरी होगी।
भाग्य भाव का स्वामी गुरु है तो भाग्य की बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मंगल जो था धर्म से विमुख कर रहा था, लेकिन गुरु जो है धर्म में इन्हें खींच के ले आएगा, गुरु जो है इन्हें धार्मिक बना देगा। यहाँ पर 11वें में अगर गुरु बैठा हो तो बताया जाता है कि अत्यधिक लाभ, अत्यधिक वाहन से युक्त, तो इन्हें अपने जीवन काल में वाहन और घर का सुख मिलेगा। नौकर से युक्त मतलब कभी कभी इन्हें जीवन में इन्हें नौकर का भी सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि यहाँ पर पंचम भाव पंचम को देख रहा है, ज्ञान को देख रहा है, तो विद्या तो थोड़ी देता है। गुरु की यही खासियत होती है, गुरु का मैंने और कुंडलियों में देखा है, अगर एकादश स्थान में बैठे गुरु तो व्यक्ति की जो कॉमन सेंस होती है वो अच्छी होती है, लेकिन जो डिग्री वाली पढ़ाई होती है, जो आजकल की जो शिक्षा मानी जाती है, वो नहीं हो पाती है, वो कम हो जाती है। अल्पपुत्र वाला, ये देखिए अल्पपुत्र वाला गुरु यहाँ पे बनाया। शत्रु भी मदद करते हैं ऐसे लोगों की, भाई बहनों और जान पहचान वालों से इन्हें मदद बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। अब आइए जानते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र काल यहाँ चौथे का मालिक है और एकादश का मालिक है, और इस कुंडली में बाधक का भी शुक्र काम करता है, लेकिन शुक्र चला गया है 12वें घर में बैठा हुआ है शुक्र मिथुन राशि में। तो शुक्र जो होता है 12वें में अच्छा कारक माना जाता है। कारक इसलिए क्योंकि शुक्र भोग का कारक है, तो व्यक्ति को आलसी, सुखी, स्थूल देह मतलब कि थोड़ा थुलथुला शरीर, पतला शरीर इनका कभी नहीं होता, क्योंकि कर्क राशि वालों का ही पतला शरीर नहीं होता, क्योंकि जलीय राशि है ये। साफ अन्न खाने वाले, सैया के उपचार में निपुण होते हैं, और स्त्री से पराजित, स्त्री ये तो स्वयं स्त्री है तो स्त्री क्या पराजित होंगी। बाहरी साधनों द्वारा इन्हें लाभ होता है। यहाँ पर 2-3 ग्रह ऐसे हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बाहर के लोगों से, बाह्य साधनों से, संसाधनों से इन्हें लाभ मिलता है, अजनबी व्यक्तियों से सहयोग मिलेगा। हालांकि 12वें में शुक्र बैठा है तो धन भी खर्च होगा। शुक्र की खासियत यह होती है 12वें से कि व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी उबर जाता है। ये अगर शुक्र की दशा महादशा चल रही है तो इस व्यक्ति का काम बड़ी आसानी से निकल जाता है, बिना मेहनत के अपना काम निकलवाने में समर्थ होते हैं, बशर्ते मैंने जो भी फल बताया उसमें उस ग्रह की दशा भी चलनी चाहिए, तब जाके अच्छा फल और उस ग्रह से संबंधित अच्छे फल मिलते हैं। इन्हें अपने जन्म स्थान से दूर भेज देता है, क्योंकि शुक्र 12वें में बैठा हुआ है, तो जन्म स्थान से दूर इनका कभी न कभी घूमना या निवास या फिर किसी भी तरीके से इन्हें विदेश प्रवास जरूर होगा, तीर्थ यात्रा जरूर करने जाएंगे ये। अगर यहाँ पर शनि की हम चर्चा करें तो शनि यहाँ पर सप्तम और अष्टम का स्वामी होकर यहाँ 6ठे भाव में बैठा है। कर्क राशि वालों के बारे में एक चीज़ प्रसिद्ध है श्री राम की कुंडली से ही, कि इनका दाम्पत्य जीवन बहुत अधिक सुखद नहीं माना जाता है। इनके दाम्पत्य जीवन में उठापटक हमेशा चलता रहता है, और यहाँ पर इस चीज़ को दिख भी रहा है, क्योंकि सप्तम का मालिक और अष्टम का मालिक जाके बैठा हुआ है 6ठे भाव में, तो ये विपरीत राजयोग तो बना रहा है। मतलब विपरीत राजयोग कहने का मतलब है कि पहले परिस्थितियाँ विपरीत होंगी, पहले आपको कष्ट भोगवाएंगी, उसके बाद सफलता मिलता है। क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रमा है वो शनि की ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग लागू होगा, इनको धन प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, लेकिन जो दाम्पत्य जीवन है वो काफ़ी खटपट भरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव से जो शनि है वो अपने से 12 में बैठा है दाम्पत्य जीवन से, तो वहाँ से कलह विरह, बाद में ये अपना जो जीवन होता है वो काफ़ी सांसारिक जीवन से विरक्ति पाकर भगवान की मोह माया की से दूर होकर भगवान की शरण में ये जाने को अगर कोशिश करें, प्रयत्न करें, तो ये ज़्यादा सफल होंगे। क्योंकि शनि जो है गुरु के राशि यानी काल पुरुष की 9वीं राशि में बैठा है, धर्म कर्म के राशि में बैठा है, तो अगर ये धर्म के मार्ग में अपना जीवन लगाएं तो काफ़ी आगे सफल होंगे। इन्हें अच्छी सद्बुद्धि, उच्च स्तर की ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। शनि के लिए कहा जाता है कि अगर भौतिक जीवन में आपने अपना जीवन ज़्यादा लगाया तो आपको कष्ट होने वाला है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में, परा जीवन में अगर आप अपना समय लगाएंगे तो जीवन ज़्यादा कष्टमय नहीं होता है। पुरानी चीज़ों द्वारा इन्हें आंशिक लाभ होगा, घर का माहौल तनाव भरा रहेगा। यहाँ पर शनि भी इस बात को इंगित कर रहा है कि घर का माहौल तनाव भरा रहेगा, भाई बहनों से तनावपूर्ण संबंध रहेंगे, और बाह्य लोगों के संपर्क बनता है तो धन आगमन की बात लिखी हुई है।
हालांकि छठे में शुक्र शनि बैठा हुआ है तो शत्रु पक्ष कमज़ोर हो जाएगा, शत्रु पक्ष पर ये हमेशा हावी रहेंगी। शत्रु इनका कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, शत्रुओं को जीतने वाले होते हैं, क्योंकि छठा में शत्रुहंता योग बनाता है शनि। राहु को देखेंगे तो राहु यहाँ पर अष्टम में बैठा हुआ है, जो गंभीर रोग या एक्सीडेंट की ओर दिखा रहा है। तो इनसे इस जातक को बच के रहना है, गंभीर रोगों से। बट ऐसा प्रूव्ड है कि अगर राहु अष्टम में है तो व्यक्ति फिनिक्स की तरह होता है, मर कर भी जिंदा खड़ा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मर कर भी दोबारा जी उठता है। तो इससे पता चलता है कि मर कर जीना उड़ रहा है, फिनिक्स है, लेकिन जीवन कष्टमय होता है। किसी भी प्राचीन चीज़ खोने का इन्हें भय हमेशा बना रहेगा। चुनौतियों से जो जीवन है वो काफ़ी भरा रहता है, और ऐसा ही माना जाता है कि राहु अगर अष्टम में है तो बार बार इन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होता है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर अष्टम में राहु है तो अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए, सुचारू करने के लिए ये काफ़ी जद्दोजहद करती हैं, और सारा ध्यान जो है अपना जीवन को स्थिर करने में लगा देते हैं ये लोग। अब एकमात्र ग्रह जो बचा केतु, उसके बारे में पढ़ते हैं। केतु जो है वो द्वितीय भाव में बैठा है। द्वितीय भाव में बैठा है तो केतु जहाँ बैठता है उस चीज़ से विरक्ति देता है, उस चीज़ से दूर करता है। तो केतु द्वितीय भाव में बैठा है तो जो कुटुंब तो इनका सूर्य की वजह से बड़ा हुआ, लेकिन हुआ क्या कि केतु के बैठने की वजह से कुटुंब से अलगाव, कुटुंब से दुराव, जो एक लगाव जो होता है, आत्मीय लगाव, वो कुटुंब से नहीं हो पाएगा, कुटुंब से विरक्ति होगा। क्योंकि कुंडली में राहु केतु एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राहु जहाँ बैठता है उसी से संबंधित घूम घूम के जीवन होता है, और केतु जहाँ बैठता है उस चीज़ से विरक्ति होती है, उससे अलगाव होता है। तो परिवार बड़ा हो के, परिवार रह के भी परिवार में मन नहीं लगेगा, परिवार से विरक्ति होगी। जबकि जो राहु है वो अष्टम में बैठता है और कालपुरुष की 11वीं राशि है वो। तो यहाँ पर धन के प्रति, धन के लिए, आय के लिए पूरा जीवन इनका लगेगा। अष्टम में है तो इन्हें गुप्त ज्ञान भी होगा, और जो क्योंकि अष्टम से समाधि देखा जाता है, अष्टम को खराब नहीं मानना चाहिए, अष्टम से समाधि देखा जाता है। अष्टम से भगवान के पास, मतलब जो होता है ना कि एक आध्यात्मिक उन्नति होती है, वो देखा जाता है। तो इनका पूरा जीवन कालपुरुष की 11वीं मतलब कि लाभ की, आय की ओर इंगित रहेगा, कैसे आय हो इससे। और अगर इस चौथी कर्क राशि से कर्क लगन से देखें तो अष्टम मतलब कि ससुराल पक्ष को कैसे, क्योंकि ससुराल का परिवार भी अष्टम से देखा जाता है, तो वहाँ से समस्याएं बनी रहेंगी, वहाँ को वो निपटाने की कोशिश करेंगी। अपने गुप्त विद्या, अगर इनका झुकाव अगर आध्यात्मिक रुचि की ओर है, समाधि की ओर है, तो ये उच्च भगवान को प्राप्त करने की भी कोशिश कर सकती हैं। अब जैसे जानते हैं कि जो ये कर्क राशि है, कर्क राशि में जो कालपुरुष की जो आय की राशि होती है 11वीं, वो अष्टम में चला जाता है। तो कर्क राशि वालों, कर्क वालों के लिए भी ऐसा माना जाता है कि ये लोग अपना आय, अपना लाभ कभी किसी को जल्दी नहीं बताते, उसको गुप्त रखने का कोशिश करते हैं, अपनी संपत्ति को गुप्त रखने का प्रयास हमेशा करते हैं। लेकिन यहाँ मज़ेदार चीज़ ये है कि सूर्य जो है जहाँ बैठता है उसके ठीक सामने देखता है सप्तम भाव को, और वहाँ प्रकाशमान कर देता है, मतलब उस चीज़ को लाइट में कर देता है। तो इनको अपना जो धन है या फिर अपना जो आय लाभ है वो किसी न किसी को दिखाना, किसी न किसी को बताना, उसमें काफ़ी रुचि मिलती रहती है। तो यहाँ थोड़ा सा विरोधाभास वाली स्थिति आपको दिखेगी इस कुंडली में। अगर इस कुंडली में देखें तो क्या क्या मजबूत है, इस कुंडली में देखेंगे तो लगन मजबूत है। लगन मजबूत इसलिए है क्योंकि उसका स्वामी पंचम में गया है, धर्म त्रिकोण में गया है। इस कुंडली में देखेंगे तो आप 12वें में शुक्र है, और 12वें और द्वितीय भाव में राशियां उपलब्ध हैं। इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो सप्तम भाव जो है वो पाप कर्तरी में लगा हुआ है, क्योंकि छठे भाव में शनि बैठे हैं और अष्टम में राहु। तो यहाँ से भी आप देखेंगे तो बिजनेस के लिए ख़राब हो गया, यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन के लिए ख़राब हो गया, एडवर्सरी के लिए ख़राब हो गया, वो तीनों चीज़ों के लिए ख़राब हो गया फल। मतलब इनसे जो शत्रु लड़ने आएगा, एडवर्सरी जो आएगा वो भी गड्ढे में जाएगा, इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो भी गड्ढे में जाएगा,
वो भी बहुत अच्छा सुखद नहीं माना जा सकता है। और जो व्यापार देखेंगे तो व्यापार में भी इन्हें काफ़ी सोच समझकर फैसले लेने होंगे, अन्यथा वो भी समस्याओं भरा रह सकता है। तो ये एक कुंडली की वृहद चर्चा थी। एक चीज़ जो मैं मिस कर गया, वो बुध यहाँ 12वें का और तीसरे का स्वामी होकर दूसरे घर में बैठा है। तो अगर आप देखेंगे तो 12वां भाव होता है किसी भी चीज़ से अलगाव, उसका खर्चा कर देना। तो कुटुंब में जाकर बैठा है, तो कुटुंब से इनका दुराव हुआ, इनका विवाह हुआ, तो जाहिर सी बात है कि विवाह हुआ, दूसरी जगह गए तो एक कुटुंब से इनका अलगाव दुराव हुआ। अब यहाँ पर देखिए तो बुध जो है द्वितीय कुटुंब की ओर बैठा है, कुटुंब में बैठा है। तो कुटुंब से यहाँ पर जो परिवार है वहाँ यहाँ से काफ़ी अलगाव ही रहेगा, बहुत ज़्यादा आत्मीय लगाव नहीं रहेगा। तो ये एक संक्षिप्त चर्चा थी। आपको कैसा लगा, मैंने कौन कौन से पॉइंट्स मिस किए ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा कृपया करके। धन्यवाद।